Good evening, everyone. Good evening. शेट्टी जी ने जो अपनी बात ख़त्म की तो मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ। समय कभी भी ख़राब नहीं होता, समय हमेशा अच्छा होता है। और जिसको हम ख़राब बोलते हैं, ऐसा समय कभी ईश्वर किसी को अपंग पैदा करे, लावारिस पैदा करे, और बहुत से ऐसे सुख होते हैं जो एक इंसान को पैदा होने के बाद नहीं मिल पाते। ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर पैसा आएगा, पैसा जाएगा, लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन जो खड़ा रह जाएगा और जो साथ निभाएगा वही दोस्त होगा और वही एक परिवार होगा। तो इस तरह के समय आते जाते हैं ज़िंदगी में, जीवन में, और बहुत से लोगों के जीवन में उतार चढ़ाव देखते हैं। जिसने ज़िंदगी में उतार चढ़ाव नहीं देखा तो उसका जीवन जीवन नहीं। अगर सुबह उठ के आपको सब कुछ अच्छा ही दिखेगा और सुबह उठ के सब बढ़िया ही बढ़िया है लाइफ में, तो यहाँ तो भगवान आपके साथ धोखा कर रहे हैं, तो कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तो जिस जीवन में रोज़ चैलेंजेस हैं, जिस जीवन के अंदर रोज़ संघर्ष है, तो वही असली जीवन है। आज की समिट बहुत अच्छी थर्ड समिट है एक्सपेक्ट की, और मुझे लगता है कि जो शुरुआत हम सब ने मिलकर एक साथ में की, आज मैं देख रहा था टोटल 9 वर्टिकल्स, 17 अलग अलग बिजनेस वेंचर्स और टोटल 140 लोकेशंस, चाहे वो रियल एस्टेट है, हॉस्पिटैलिटी है, प्लांट है, ऑफिस है, एक्सपेक्ट एक पूरा काम कर रहा है। तो 9 वर्टिकल्स, 17 वाइड बिजनेसेस, बुलियन से लेकर, रियलिटी से लेकर, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर, हॉस्पिटैलिटी से लेकर, माइनिंग से लेकर, इकोमिक्स से लेकर, कंक्रीट से लेकर, एनर्जी से लेकर, डिफरेंट वर्टिकल्स में जो आज एक्सपेक्ट काम कर पा रहा है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है। मुझे ऐसा लगता है कि एक थॉट प्रोसेस हम सबका बहुत क्लियर होना चाहिए आपस में कि हम यहाँ पे क्यों हैं और हर आदमी का रोल क्या है। कभी कभी लक्ष्मण जी बोलते हैं कि सर नाराज़ होते हैं मेरे पास, प्रवीण मेनन जी का फ़ोन आता है, सर आप ऑफिस नहीं आते, आप 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, आप ऑफिस नहीं आए। तो लक्ष्मण जी, अभी मैं 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, अगर ऑफिस नहीं भी आया तो भी काम चल रहा है। वो क्यों चल रहा है? क्योंकि इतने लीडर पैदा हो गए हैं। हर वर्टिकल के अंदर सीईओ, सीएफओ, एमडी आज डिसीजन लेने के लिए कैपेबल है। मेरा काम ये नहीं है कि डिसीजन पैरालिसिस होना, कि सब कुछ डिसाइड मैं करूं। एक मैनेजमेंट को ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि उस वर्टिकल के अंदर जो लीडर है वो डिसीजन ले, उस कंपनी को आगे लेके जाए, और एक ऐसा एटमॉस्फेयर है कि एक सेंट्रलाइज जो ऑफिस होता है, बोर्ड ऑफिस होता है, बोर्ड रूम होता है, जो डिसीजन होता है उसको इम्प्लीमेंट करना वो लीडर का काम है। और मुझे लगता है कि आज एज अ एक्सपेक्ट हमने ऐसी लीडरशिप डेवलप की है, ऐसे लीडर अंडर डेवलपमेंट है, ऐसे लीडर डेवलप हो रहे हैं जो डिसीजन भी ले रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, और इंडिविजुअल उस डिवीजन को आगे लेके जा रहे हैं। ये खुद में एक बहुत काबिलियत की बात है। जैसे आशुतोष ने बात की थी कॉर्पोरेट अफेयर्स की, कि दो घंटा बाहर खड़े होने के बाद उसको पता चला ये तो सिर्फ डॉक्यूमेंट देने की बात है। लेकिन आज अगर उसने 2-3 साल के अंदर कॉर्पोरेट अफेयर्स को समझ लिया, तो आज कैसे कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर वर्किंग करनी चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर कैसे वर्किंग होती है, तो आज अगर मल्टीपल लोकेशन के अंदर 3 साल के अंदर आशुतोष कॉर्पोरेट अफेयर्स की टीम पूरा ग्रुप की लाइजनिंग साथ में संभाल रही है, तो ये खुद में काबिलियत तारीफ है कि वो सीख गया, वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया। यही तो लीडरशिप का काम है। यही तो एक्सपेक्ट में मैनेजमेंट को करना है कि वी हैव टू मेक पीपल ऑन देयर ओन टोज, कि वो सीखे, जवाबदार बने। ठीक है, डिसीजन सही होगा, डिसीजन गलत होगा, कोई काम आप करोगे, कोई काम सही होगा, कोई काम गलत होगा, लेकिन आप डिसीजन लोगे नहीं, काम करोगे, तो ये चलेगा नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि आज दर्शन है, आज बुलियन के अंदर वो खुद से
मॉल्स के अंदर जाके कहाँ पे वेंडिंग मशीन लगानी है, एयरपोर्ट पे लगाना है, मंदिर में लगाना है, मॉल्स में लगाने का है, आज ऑनलाइन सेल्स करनी है। हम लोग को तो 1 महीने में पता चलता है कि फिर क्या बिजनेस इन्होंने किया या कहाँ पे विपुल और दर्शन ने मिलकर कॉल ली बिजनेस की। तो इस तरह की लीडरशिप को डेवलप करनी है। अगर वो हर चीज़ अगर सुबह उठ के मेरे को ही करना है तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं कंपनी की ग्रोथ नहीं होगी और कंपनी की ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो एक्सपेक्ट एज अ टीम, मेरा ऐसा मानना है कि वी हैव टू मेक लीडर्स। हम लोग को एंटरप्रेन्योर बनाने हैं, लीडर्स बनाने हैं, ऐसे अच्छी एक कंपनी बनानी है जिसके अंदर आज अगर किसी ने कंपनी ज्वाइन की थी, मैं तो बोलता हूँ एक एग्जीक्यूटिव करके उसे ज्वाइन की, लेकिन उसमें दम और काबिलियत है तो वो एक दिन वो कंपनी का एमडी भी बन सकता है। ऐसा एक ग्रुप बनाने का है। एज ए एक्सपेक्ट लास्ट 1 साल के अंदर काफ़ी डिजिटलाइज और सिस्टम इम्प्लीमेंट किए। सैप इम्प्लीमेंट हुआ, HRMS इम्प्लीमेंट हुआ। अभी आपने देखा सर्विलेंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, कितना पेपरलेस कर सकते हैं उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आज जितनी मैनेजमेंट के लोग हैं या जितने सीनियर लोग हैं, ये एक बात तो हम सबको समझनी पड़ेगी कि अगर हम लोग समझ लें कि हमको सब कुछ आता है तो ये थॉट प्रोसेस बहुत गलत है। क्योंकि मैं भी बहुत यूथ से मिलता हूँ डेली, कम से कम कभी कभी तो 0 मीटिंग होती है, लेकिन होती तो किसी दिन 50 लोगों से मीटिंग करता हूँ, 35 लोग मीटिंग करता हूँ, 40 अलग अलग बिजनेस हाउसेस से मिलता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, यंगस्टर्स से मिलता हूँ। और मुझे जब उनसे मिल के लगता है तो मुझे लगता है अभी भी हमें कुछ नहीं आता है, क्योंकि दुनिया डे टू डे स्पीड से बहुत आगे बढ़ रही है। जिस पेस से आज टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, जिस पेस से आज बिजनेस करने का वे ऑफ वर्किंग चेंज हो रहा है, वी हैव टू बी अलर्ट। अगर कोई भी अगर ये सोच ले कि बस मुझे सब कुछ आता है तो मुझे लगता है वो बहुत भ्रम में जी रहा है और बहुत ही गलतफहमी में जी रहा है। जिस तरीके से मुझे लगता है बहुत से लोग यहाँ पे छोटे शहर से आए हुए हैं। आप देखते थे पहले किनारे की, मतलब ये आपका राशन की दुकान होती थी हर मोहल्ले में 2001 2002, और हर घर में वो जिस एरिया में राशन की दुकान होती थी वहाँ से घर पे सामान आता था, दाल चावल साबुन तेल सब। हर 1 तारीख को जब घर में सैलरी या पैसे आते थे तो महीने का जो भी बिल होता था, घर में जो सीनियर लेडी है, आपकी मदर होंगी, वाइफ होंगी, वो उस राशन वाले को पेमेंट करते थे। महीने की उधारी होती थी, उधारी को पेमेंट करते थे। उस राशन वाले को कभी पता ही नहीं चला कब सुपरमार्केट का कॉन्सेप्ट आया, और जिस घर में वो 1 महीने की उधारी चलती थी वो फैमिली साथ में जाती थी फिर सुपरमार्केट में, बिग बाज़ार में शॉपिंग करने, कि एक फैमिली गेट टुगेदर भी होगा, बाहर जाएंगे और एक साथ खरीद के लाएंगे, 2 रुपये का माल सस्ता मिलेगा। और राशन के किनारे की दुकान का धंधा बंद हो गया। बिग बाज़ार का बिजनेस चला। बिग बाज़ार वाले को लगा कि पूरी दुनिया उसने जीत लिया, मुझे अभी कोई ज़िंदगी में बदल नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे पास मोनोपोली है, वेयर हाउसिंग है, सामान मैं लेता हूँ और सब लोग आते हैं, इतने बड़े बड़े स्टोर्स है, कौन कंपटीशन करेगा। लेकिन किस तरह से बिजनेस का मॉड्यूल चेंज हुआ, कब फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और ब्लिंकिट जैसा ऐप आए और 4 अंडे भी घर पे आदमी दे के जा रहा है, वो बिग बाज़ार वाले को समझा नहीं, और आज कहाँ अमेज़ॉन और कैसे बिजनेस पूरा चेंज हो गया। तो मेरा बोलने का मतलब है कि लाइफ में हर डेकेड में बिजनेस करने का ढंग बदलता है। हर एक 5-10 साल के अंदर नई अपॉर्चुनिटी, नई सोच, नई जनरेशन के साथ आगे आती है, और पुराना जो एक ऑथेंटिक मॉडल होता है बिजनेस का वो चेंज होता है। तो ये सोच से अगर हम चलेंगे कि हमने अचीव कर लिया या हमको सब कुछ आता है और हम चेंज होने को एक्सेप्ट अपने को नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है हम रह जाएंगे और पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि दुनिया बहुत पेस से आगे बढ़ रही है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में जिस तरह से आईटी में बहुत से चैलेंजेस है, लोग बोलते हैं नौकरियां कम हो जाएंगी आने वाले समय में, इसमें बहुत डिबेटेबल सब्जेक्ट है। मुझे लगता है कि एफिशिएंसी बढ़ सकती है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम का भी जो कल्चर था वो चला नहीं, क्योंकि लोगों को ऑफिस जाना है, क्योंकि हमारे जीवन में हमको ह्यूमन टच चाहिए। जब तक हम एक दूसरे किसी इंसान से मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, तो आप घर में अकेले रह नहीं सकते। तो जिन लोगों को लगता था कि वर्क फ्रॉम होम बहुत अच्छा कल्चर है, तो आज वो शॉर्ट टाइम उनको अच्छा लगा,
लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम को लगा कि ह्यूमन टच और ह्यूमन के साथ मिलना, तो ही आदमी एक दूसरे की नॉलेज बांटता है, एक दूसरे से बात करता है, एक दूसरे से समझता है। तो ऑफिस का जो कल्चर होता है वो बहुत ज़रूरी है। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में हम सबको, जिस तरह से हम सब मिलकर आज एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं, आज HR डिपार्टमेंट बहुत अच्छा उन्होंने सेटअप किया, सॉफ्टवेयर सेटअप किया, और वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी उन्होंने टाइप कर रहे हैं। वो लोग फॉरेन इंस्टीट्यूशन से जो लोग सीखना चाहते हैं, वो ट्रेन होना चाहते हैं, उसके लिए आगे वो मैनेजमेंट से बात करेंगे। हर विंग के अंदर किसको फाइनेंस में, मार्केटिंग में शॉर्ट कोर्स करने, ऑनलाइन कोर्स करने, वो एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। थोड़े दिन पहले मेरा ऐसा मानना है कि जैसे मैं आपको सोच और बदलाव की बात कर रहा था, एक दिन शेट्टी जी का फ़ोन आया। मैं ओपन बोलता हूँ शेट्टी जी, बात आप ऑफेंडेड मत होना, बहुत अच्छी लगी बात मेरे को। तो मेरे को बोले, सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को थोड़ा सा भी स्टडी करनी चाहिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना चाहिए, मैं अभी थोड़ा सा इसमें वीक पड़ रहा हूँ। मैंने कहा बिल्कुल करना चाहिए। समय के साथ बदलना और समय के साथ अपने को अपग्रेड करना, ये हर इंसान को आना चाहिए। मैं भी सोचता हूँ कि मुझे भी अपने आप को लाइफ में अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है, लाइफ में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। शेट्टी जी, शर्म की बात नहीं है, मैं आपको ताली बजाता हूँ कि आपने वो चीज़ समझ के अपने आप में अपग्रेड करके और लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो ज़िंदगी में। यही जीवन है। हर कुछ आदमी सीख के पैदा नहीं होता है, इसी जीवन में सीखना है, यहीं पे सीखना है। सीखने की एबिलिटी होनी चाहिए। अगर उसका रेसिस्टेंस अपने अंदर है तो वो आदमी पीछे छूट जाता है। उसी प्रकार से जैसे मोबाइल में iPhone 1 आया था तो आज तक 1 नहीं चल रहा है, हर साल में अभी 17 iPhone आ गया, iPhone 17 आ गया, और हर 2 महीने के अंदर उसमें एक बग का आता है, सॉफ्टवेयर आता है, सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया जाता है। जब मोबाइल में अपग्रेड होता है और मोबाइल नया हर साल आता है, तो हमारे जीवन में अगर हम खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे और खुद का बग रिपेयर नहीं करेंगे तो हम भी वो बर्बरी जैसा और नोकिया रह जाएंगे और जीवन दुनिया आगे से आगे चली जाएगी। ये समझना बहुत ज़रूरी है। हर जीवन में हर रोज़ आपको कोई ना कोई सिखाएगा, अच्छे में भी सिखाएगा, बुरे में भी सिखाएगा। लिसनिंग की हमको क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। जो लीडर्स हैं उनको जूनियर्स का सुनना पड़ेगा। अगर CEO को, MD को लगता है या डिपार्टमेंट के हेड को लगता है कि मेरे को ही सब कुछ आता है और ये जूनियर अभी तो नया नया आया है, इसको क्या आता है, मेरा मानना ऐसा बिल्कुल नहीं है। कि जब आप एज ए टीम काम कर रहे हैं तो आपको उसको एक हियरिंग देनी पड़ेगी। आप उसको हियरिंग देंगे, क्या पता उसका कोई आइडिया ऐसा है या उसके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है जो एक वैल्यू एडिशन आपको दे सकता है। एंड ऑफ द डे हर इंसान को ईश्वर ने कुछ ना कुछ कुदरती गिफ्ट दिया है। अभी वो एक लड़का गाना गा रहा था, इतना अच्छा गाना गा रहा था, अपने एक्सपेक्ट में था। दर्शन को देखिए, अपना CEO नहीं होता तो आज वो मोटिवेशनल स्पीकर होता, सौरभ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो हर इंसान को कोई ना कोई गिफ्ट दिया है, उसको एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। अगर पीतपाल जी अपने इधर के इंफ्रा के CEO नहीं होते, किसी अस्तबल में घोड़े चला रहे होते, तो हर के पास एक एक्स्ट्रा टैलेंट है। वो टैलेंट को समझना और समझ के उसको इम्प्लीमेंट करना, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एज अ एक्सपेक्ट फैमिली, जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ रहा है, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जब आप उसमें, उसकी तरक्की तभी होती है जब उसमें काम करने वाले सब लोग होते हैं, उनकी ग्रोथ होती है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि मैनेजमेंट ग्रो करे, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे और लोग पीछे छूट जाए। इट हैज़ टू गो पैरेलल, साथ ही साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि पीछे कोई रह जाए और कंपनी के सीनियर आगे चले जाए। मेरा ऐसा मानना है कि हमने भी अभी पूरा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर लास्ट कुछ टाइम में स्ट्रक्चरिंग की है, तो ऐसा कोई भी ना, नीचे तक का भी कोई भी अपने इधर काम करने वाला वो एम्प्लॉय नहीं है, वो परिवार के फैमिली का सदस्य है। चाहे वो पेंट्री बॉय है, हाउसकीपिंग है कि MD है। जब वो कंपनी की बात है तो कंपनी के सब लोग बराबर के हिस्सेदार हैं। किसी का रोल कुछ है, किसी का रोल कुछ है। अगर पेंट्री बॉय नहीं होगा कंपनी में तो MD खुद तो पानी लेने जाएगा नहीं। तो पेंट्री बॉय की भी बहुत इंपॉर्टेंस है कि अगर वो नहीं आएगा तो आपको चाय कॉफ़ी नहीं मिलेगी।
उसका भी रोल सुबह से लेकर शाम तक उतना ही है जितना आपका है। बस ये है कि आप कुर्सी की इस तरफ बैठे क्योंकि आपको भगवान ने थोड़ा सा गॉड गिफ्ट दिया है, मैनेजमेंट स्किल दी है जो शायद उसके पास नहीं होगी, या उसके पास है उसको मौका नहीं मिला। ये भी हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा मैनेजमेंट की स्किल हो लेकिन उसको जीवन में मौका नहीं मिला। मौका मिलेगा तो वो भी कुर्सी की इस तरफ आएगा। तो इट्स एज अ फैमिली सबको ग्रो करना, आने वाले समय में कोई भी पीछे ना छूट जाए। और कंपनी की कोई भी कंपनी हेल्दी तभी रहती है कि जब उसके काम करने वाले वहाँ पे जो लोग होते हैं, काम करने वाले सदस्य होते हैं, उनकी भी ग्रोथ हो। आज वो सौरभ जी ने अच्छी बात की, मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। अगर किसी की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो वो कंपनी में आके कभी भी अपना कोई भी वैल्यू एडिशन कर नहीं सकता। हमने भी पॉलिसी में लेके आए थे कि मूड नहीं है, ये था ना, आज मूड नहीं है तो ठीक है, मूड नहीं है, हो सकता है वो भी एक लीव हमने दी है कंपनी में कि आज मेरा मूड नहीं है। मूड नहीं होना बहुत से रीज़न से हो सकता है मूड नहीं है, जैसे उन्होंने बताया मदर फादर की हेल्थ ख़राब है, वाइफ की हेल्थ ख़राब है, खुद की हेल्थ ख़राब है, या ऐसा कोई भी एक रीज़न हो सकता है जिसके ऊपर आज मेरा काम पे आने का मन नहीं है। तो उस चीज़ को हमने मूड नहीं है की बात की। उसी तरह से जो एक कलीग आपस में काम करते हैं तो एक दूसरे को रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करें तो मुझे लगता है एक अच्छी दोस्ती भी कंपनी में हो सकती है और एक दूसरे को सपोर्ट सिस्टम भी हो सकता है। एक दूसरे के घर के कोई इश्यूज है वो शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप काम कर रहे हो वहाँ पे जीवन का आप 365 दिन के अंदर सबसे ज़्यादा टाइम आप वहीं पे ऑफिस में बिता रहे हो। सिर्फ सुबह 10 बजे निकला है कि हमको नौकरी पे जाना है, काम पे जाना है और शाम को 5 बजे आना है। ये माइंडसेट से अगर अपन निकलेंगे घर के से ऑफिस के लिए तो कभी भी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आगे ज़िंदगी में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। लाइफ में एक्साइटमेंट बहुत ज़रूरी है, वो काम से प्यार बहुत ज़रूरी है। अगर वो काम अपने को एक्साइट नहीं कर रहा है कि मुझे वो ऑफिस सुबह 10 बजे से पहले पौने 10 बजे पहुंच जाना है, 10 बजे मेरे एचआर ने बोला इसलिए पहुंचना है और अपनी जवाबदारी समझ के खुद ही 9:30 बजे ऑफिस आ गई, क्योंकि वो काम आपको एक्साइट कर रहा है, वो काम आपको उकसा रहा है, सोने नहीं दे रहा है कि मेरे को नींद नहीं आएगी अगर मैं काम कंप्लीट नहीं करूँगा। अगर ये जज्बा हर एक एम्प्लॉय के अंदर नहीं, हर एक फैमिली मेम्बर के अंदर, हर एक आदमी कर्मचारी के अंदर, हर एक छोटे से छोटे आदमी के अंदर और मैनेजमेंट के अंदर अगर ये जज्बा अपने अंदर आ जाएगा तो कोई भी बिजनेस पीछे नहीं हटेगा, कोई भी बिजनेस फेल नहीं होगा। ये कंपनी खुद ही कहाँ से कहाँ चली जाएगी सब देखते रह जाएंगे। ये जज्बा अपने अंदर चाहिए, ये कंपनी के प्रति लॉयल्टी अपनी चाहिए कि यू शुड एंजॉय योर वर्क। आप घड़ी देख के एंजॉय नहीं करो, काम देख के एंजॉय करो। और मेरा ऐसा मानना है कि जब रिव्यू, ये एचआर के लिए होता है कि ईयरली रिव्यू, क्वार्टरली रिव्यू, हाफ ईयरली रिव्यू, मेरा ऐसा मानना है कि कोई रिव्यू की ज़रूरत नहीं है। जो महीने के आंकड़े होते हैं वही बोल देते हैं कि क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है। और जब इस तरह का सेटअप बनाया है तो वो बोला था उन्होंने कि सौरभ जी ने कि एग्जीक्यूटिव भी मैनेजर था, मैनेजर को भी डायरेक्टर है, तो मैं भी नीचे से ऊपर तक आया हूँ। तो मुझे पता है कि महीने का काम होता है तो किधर सही रिपोर्टिंग हो रही है, किधर गलत रिपोर्टिंग हो रही है। वो रिपोर्टिंग जब स्टार्ट होती है, स्टार्ट होके समझ में आता है कि झूठी रिपोर्टिंग हो रही है, ये झूठे प्रेजेंटेशन है कि सही प्रेजेंटेशन है। तो काम खुद ही बोल देता है कि क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है। हो सकता है कि आप काम कर रहे हो तो आपके काम को कभी अप्रिशिएट नहीं किया जाए या बहुत ज़्यादा आपको नहीं बोला, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका काम देखा नहीं जा रहा है। आपका काम देखा जा रहा है, काम समझा जा रहा है कि आप क्या कंपनी के प्रति आप कर रहे हो, क्या काम हो रहा है। हर चीज़ नोटिसेबल होती है, एक एक छोटी से बड़ी, अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी चीज़, सब चीज़ नोटिस होती है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि जो नोटिस नहीं होती। तो आप जो भी करते हैं, दिन भर में काम करते हैं, वो चीज़ नोटिस होती है। कभी किसी को लगता है कि मेरे को मेरे सीनियर ने दबाया, मेरे सीनियर ने मुझे आगे आने का मौका नहीं दिया, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप अपना 100% करो। 100% करने में मौका जीवन में सबको मिलता है, और कब एक दिन आता है ऐसा जिस दिन अपॉर्चुनिटी मिलती है उस दिन ग्रैब आप करो, और कब आपका लाइफ एलिवेट हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन वो दिन तक आपको मेहनत करनी पड़ती है, वो दिन आने तक आपको अपना 100% देना पड़ता है, लेकिन वो दिन आएगा। लेकिन आप अगर कुछ अपना सहयोग करोगे ही नहीं, आप कुछ करोगे नहीं और सिर्फ वो दिन का इंतज़ार करोगे तो वो दिन आएगा, मौका मिलेगा भी, लेकिन वो काबिलियत नहीं रहेगी
तो आपको मौका मिलेगा लेकिन आप फेल हो जाओगे। लेकिन आपके अंदर पोटेंशियल रहेगा, आपके अंदर सब्सटेंस रहेगा, तो जिस दिन वो मौका मिलेगा तो उस दिन आपका चौका खुद ही लग जाएगा, आपको कोई वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा ऐसा मानना है कि जैसे अब हम सब देखते हैं कि ये समय इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का समय है, वैसे ही जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का समय है वैसे ये एक्सपेक्ट की ग्रोथ स्टोरी का समय है। और ये समय में हम सबको ये समय का हिस्सेदार बनने का है, हम सबको लीड करने का है। और ये सक्सेस स्टोरी सिर्फ एक एक्सपेक्ट एक कोई बिजनेस कंपनी नहीं है, कोई एक इंस्टीट्यूशन या कोई ऐसा एक आप नहीं बोल सकते कि एक्सपेक्ट एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर हम जाते हैं, वहाँ काम है प्रॉफिट कमाना। मेरा ऐसा मानना है कि हम सबको मिलके एक्सपेक्ट को एक ऐसी कंपनी बनानी है जिसके अंदर बहुत वैल्यूज हो। हर वर्टिकल जो काम कर रहा है वो वर्टिकल कहीं ना कहीं समाज के प्रति, देश के प्रति या कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो लोगों के प्रति काम कर रहा है। अगर आज हम लोग रियल एस्टेट के अंदर एसआरए का काम कर रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से वो कंडीशन में रहते हैं उसको हम लोग, ठीक है आप बिजनेस करोगे, बिजनेस में तो प्रॉफिट एंड लॉस तो रहेगा, दैट इज द पार्ट ऑफ द बिजनेस, लेकिन साथ ही साथ सोसाइटी के प्रति भी आप काम कर रहे हो। अगर आज लोगों को उनके घर मिल रहे हैं तो जब उनकी चाबी डिस्ट्रीब्यूट होकर उनको घर मिलते हैं तो जो लोग आज झोपड़पट्टी में रहते हैं, जो स्लम में रहते हैं, उनकी कितनी प्रॉब्लम्स है वो उनको पता है। लोग उनको आश्वासन देते हैं, जब उनको भी एक घर में टीवी लगा हुआ और घर में एक वॉशिंग मशीन और फ्रिज और माइक्रोवेव के साथ घर की चाबी मिलती है तो वो खुशी जो उनको मिलती है वो खुद में आप उसका कोई शब्दों के अंदर आप उसका मूल्य नहीं लगा सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग जो कंपनी की एक वैल्यूज़ है, जो कंपनी की एक एक्सपेक्ट की एक नींव है, वो बहुत मजबूत चाहिए। वो मजबूत इतनी चाहिए कि आने वाले समय में कोई भी इस पिलर को हिला ना सके। इसके लिए हमको एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना है सेंट्रलाइज्ड कि जो सब वर्टिकल्स को मदद करे। जिस तरह से लीगल टीम, सीएस टीम, एचआर टीम, मार्केटिंग टीम, आईटी टीम, सर्विलेंस टीम, फाइनेंस एंड ट्रेजरी टीम, ये एक्सपेक्ट की बैकबोन है। अगर ये जितने एक 10 पिलर्स हैं, ये जितने स्ट्रांग रहेंगे उतनी मदद बिजनेस वर्टिकल्स को मिलेगी। आज लीगल टीम जितनी स्ट्रांग रहेगी, जितनी स्ट्रांग एचआर की टीम रहेगी, एचआर की टीम से सिर्फ रिक्रूटमेंट नहीं है, एचआर का काम है, हमने जिस हिसाब से एचआरएमएस का सॉफ्टवेयर बनाया है उसके अंदर हर एक जो सदस्य एक्सपेक्ट में काम करता है उसके पर्सनल डिटेल्स भी उसमें डाले हैं। अगर आदमी काम कर रहा है तो उसकी वाइफ क्या करती है, उसके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, वो कितने बार हॉलीडे जाता है, वो हॉलीडे कहाँ पे जाता है, कितनी बार वो मंदिर जाता है या मस्जिद जाता है या वो चर्च जाता है हफ्ते में, छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन उसमें आपसे पूछे हैं। वो सिर्फ डेटा के लिए नहीं पूछे हैं, वो इसलिए पूछे हैं कि हमको भी पता होना चाहिए कि आज रुपेश के बच्चे कहाँ पे पढ़ रहे हैं। आने वाले समय में रुपेश जब कंपनी में 10-20 साल 15 साल काम कर रहा है तो एक्सपेक्ट सिर्फ हम लोग की कंपनी नहीं है, वो रुपेश के बच्चे की भी कंपनी, क्योंकि उसके फादर ने उतना समय वो कंपनी को खड़े होने में दिया है। तो आने वाली जनरेशन के साथ भी वही रिश्ता रहना चाहिए जो आज मेरा रिश्ता आपके साथ है, तो वही रिश्ता आपकी जनरेशन का, आने वाली जनरेशन का भी कंपनी के साथ रहना चाहिए। और टैलेंट ढूंढने के लिए हमको बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। 5 साल 10 साल के बाद जो आज आपके घर में ही आने वाली जनरेशन है वही एक्सपेक्ट की फैमिली में आने वाले समय में इसको आगे लेके जाए। सिर्फ एचआर का काम सैलरी देना नहीं है, एचआर का काम हमारे सभी लोगों को ये देखना कि उनके घर के कोई इश्यूज हैं या घर के कोई प्रॉब्लम्स हैं उसको भी कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखो, वी हैव टू बी प्रोफेशनल एट ऑफिस बट वी कैन नॉट बी सो प्रोफेशनल एट ऑफिस कि देयर इज नो ह्यूमन फीलिंग्स लेफ्ट। ह्यूमन फीलिंग बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी संस्था के अंदर या किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर, कंपनी के अंदर
अगर एक परिवार को लेके से परिवार स्टेज पे खड़े होकर डायलॉग बोलने की बात नहीं है। अगर आपके अंदर आपके साथ जो कलीग काम कर रहे हैं उनके प्रति या उनके परिवार के प्रति ह्यूमन फीलिंग नहीं है तो वो कंपनी ग्रो नहीं कर सकती। और अगर आपको चाहिए कि वो 100% अपना योगदान कंपनी के प्रति दे तो यू हैव टू मेक हिम फील लाइक दैट दिस इज हिज ओन कंपनी। उसके लिए उसके सुख दुख, बच्चे, घर के इश्यूज, या कैसे कोई प्रॉब्लम आ गई, कभी कोई ऑपरेशन के पैसे की ज़रूरत है, या बहुत से इश्यूज होते हैं, जेन्युइन भी होते हैं, फेक भी होते हैं, उसको कैसे काउंटर करना है, कैसे उसको देखना है। अगर कोई आदमी अपना दिन में 16 घंटे 12 घंटे कंपनी के प्रति दे रहा है और उसके घर पे कोई विपदा आ गई है तो वो उसके लिए वो बाहर नहीं जाएगा, वो आपके पास ही आएगा। और हमेशा वो मेरे पे अप्रोच नहीं कर सकता या मैडम को अप्रोच नहीं कर सकता, या कभी कभी वो कंफर्टेबल नहीं फील करेगा सीईओ से बात करने के लिए या सीएफओ से बात करने के लिए, एमडी से बात करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि एचआर डिपार्टमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो हर एक पेंट्री बॉय भी आके अपने दिल की बात उससे कर सके। इट हैज़ टू बी ए पंचिंग बैग। अच्छा भी सुने, बुरा भी सुने, और हर आदमी का कैसे उसको अपने साथ इमोशनली और एक अटैचमेंट करके रख सकता है, ये काम एक एचआर को डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर को। ये बहुत बहुत ज़रूरी है, ये एक वैल्यूज़ है। तो जाके एक 10-15 साल 20 साल का एक रिलेशनशिप होगा और तब जाके कंपनी हेल्दी बनेगी। आज शेट्टी जी और मैं, मुझे लगता है कि 20 साल हो गए साथ में, वैशाली को भी 17 साल हो गए पूरा, आशुतोष तो मेरे साथ युवा मोर्चा में था, 10 साल से ऊपर हो गए। आज हर आदमी कोई साथ में जुड़ा हुआ है तो उसको एक टाइम लगता है, तो उसके सुख दुख दिन भर साथ में, और एक बार जो साथ में जुड़ जाता है ना तो उसको छोड़ के जाने की ज़रूरत ही नहीं है जब तक वो खुद उसके इंटेंशंस खराब ना हो। तो अगर इंटेंशन सही है और नीयत साफ है, हो सकता है किसी में बहुत ज़्यादा काबिलियत होगी, किसी में काबिलियत कम होगी, लेकिन एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आदमी अच्छा है और ईमानदार है तो उसको संभालना अपना काम है। उसी तरह से सीएस की टीम, किस तरह से कंपनी की वर्किंग चल रही है। हर कंपनी, चाहे बिजनेस वर्टिकल है, वो वर्टिकल ठीक है, वर्टिकल में सब कंप्लायंस पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो उनका काम है डे टू डे देखना। और एवरी क्वार्टरली हर सीएस की रिपोर्ट कंप्लीट बन रही है और बन के उसको प्रॉपरली मॉनिटर करना सीएस का काम है। लीगल भी उतना इम्पॉर्टेंट है कि आज सेंट्रलाइज कैसे लीगल सपोर्ट हम लोग हर वर्टिकल को दे सकते हैं कि कभी कोई लीगल इश्यूज हैं, नोटिसेज हैं या कोई भी केसेस हैं, उसको टाइम पे टैकल करना और एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीगल टीम की तरह हर वर्टिकल को सपोर्ट करना। तो कोई भी वर्टिकल बिजनेस उतने अच्छी तरह कर पाएगा अगर उसको पता है कि जो मेरे लीगल है, जो उसने पेपर साइन करने को बोला, पेपर परफेक्ट था, लीगल हम कभी फंसेंगे नहीं, वो बिजनेस में एक आगे बढ़ सकता है। चाहे वो प्रिक्योरमेंट करना है, वेंडर से बात करनी है, या कोई प्रॉपर्टी की डीलिंग करनी है, इंफ्रा का डॉक्यूमेंट साइन करना है, वॉट एवर। तो लीगल को हमेशा एक अच्छी, एग्रेसिव और ट्रांसपेरेंट और फास्ट विथ 100% एक्यूरेसी सपोर्ट वर्टिकल को देना पड़ेगा। उसी तरह से आईटी बहुत ज़रूरी है। सेंट्रलाइज आईटी टीम, चाहे अकाउंटिंग की बात हो, सर्विलेंस की बात हो, मॉनिटरिंग की बात हो, आज डेटा सिक्योर की बात हो, आज अगर डेटा की बात है, कोई बुलियन का कस्टमर है तो कोई हॉस्पिटैलिटी का कस्टमर है तो कोई दूसरे डिवीजन का कस्टमर है, किस तरह से उसको सेंट्रलाइज कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं डेटा। अगर वो कोई कस्टमर अपने पास आया है या वेंडर अपने पास आया है, सेंट्रलाइज कैसे वो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं और विद इन वर्टिकल्स उस चीज़ को शेयर कर सकते हैं, इस पर अपने को फ्यूचर में काम करना चाहिए। फाइनेंस और ट्रेजरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकाउंट्स, फाइनेंस, ट्रेजरी सेंट्रलाइज हर वर्टिकल का किस तरह से हम लोग हर में एवरी मंथ की अकाउंटिंग, एवरी मंथ की पेमेंट्स, 5 तारीख, 15 तारीख, 25 तारीख या टैक्सेशन है, इट शुड वर्क ऑन टाइम एवरी मंथ जो चल रहा है, इट शुड बी और प्रॉपर। फाइनेंस और ट्रेजरी हर वर्टिकल को सपोर्ट सेंट्रलाइज करे कि फाइनेंस की तरह से कभी भी उस वर्टिकल को प्रॉब्लम नहीं आए। कोई भी प्रोजेक्ट चालू किया है, उसका फंड एलोकेट कर दिया है, उसका ट्रेजरी ने उसका फंड फाइनलाइज कर दिया कि इतना इन्वेस्टमेंट इस साल या इतना इन्वेस्टमेंट ये क्वार्टर में ये वर्टिकल में होगा, अगर वो टाइम पे उनको पैसा मिल जाए तो फिर से उस वर्टिकल को परफॉर्म करना है। उसी तरह से बिजनेस डेवलपमेंट टीम कि जो बिजनेस डेवलप कर रहे हैं कि बिजनेस सही है कि नहीं है, जो बिजनेस चल रहा है वो ठीक है कि नहीं, उसका रेगुलर मॉनिटरिंग करना, जो
हमारी टीम ऑलरेडी कर रही है, सेंट्रलाइज टीम साथ में कर रही है, सुधांशु मित्तल और बाकी सब लोग इसमें लगे हुए हैं जो मॉनिटर करते रहते हैं बिजनेस ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, प्रॉफिट क्यों कम हो रहा है या क्यों इसके अंदर, कैसे इसका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हम लोग बहुत से डिविजन्स में कर रहे हैं। और फिर मार्केटिंग, कैसे मार्केटिंग में उसको आगे लेके जाना है। अगर ये जो सेंट्रलाइज टीम है, ये सेंट्रलाइज टीम हमारी जितनी स्ट्रांग रहेगी, तो मेरा ऐसा मानना है कि हमको आज जो हम लोग 17 बिजनेस कर रहे हैं, ये हम 100 भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको फिर CEO और MD लाना है जिसको वो बिजनेस की नॉलेज है, और ये सेंट्रलाइज टीम पूरी उसको ताकत देगी जिससे वो वर्टिकल इंडिपेंडेंट खड़ा हो सकता है। तो अगर आज लोगों को लगता होगा कि एक्सपेक्ट कैसे इतना तरक्की कर रहा है, ऐसे कितने फास्ट जा रहा है, तो उसके पीछे ये जो एक सोच, एक पॉलिसी और एक थॉट प्रोसेस हमने रखा है, वो थॉट प्रोसेस के कारण हम लोग इतने फास्ट ग्रो कर पा रहे हैं। अगर ये थॉट प्रोसेस को कोई समझेगा तो हम लोग हर डिवीजन में एक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं। मैं कभी नहीं पूछता हूँ कि इकोमिक्स में क्या हुआ, मैं तो साल भर से प्लांट में गया ही नहीं हूँ। आज जितेंद्र कपूर खुद ही वो प्लांट चला रहे हैं, खुद ही 4 प्लांट आगे करने की बात कर रहे हैं। वैसे माइनिंग के अंदर अभी हमने 50 एकर्स लिए है, एक CEO ज्वाइन कर रहा है, सिद्धांत में ज्वाइन कर रहे हैं, 2 महीने में जून में CEO ज्वाइन कर रहा है, वहाँ पे क्रशर लगा के माइनिंग को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। उसी तरह से PMC का इंफ्रा का प्रीतपाल जी खुद ही कर रहे हैं, केदार जी खुद ही अपना मैं आज तक पवई साइड पर अभी तक जब से काम चालू हुआ नहीं गया हूँ, और भी बाकी भी काम कर रहे हैं, दूसरी जगह भी काम कर रहे हैं, पालघर में भी काम चल रहा है, कमांड सेंटर भी कर, मैं कमांड सेंटर में भी नहीं गया, प्रोक्योरमेंट खुद कर रहे हैं। तो खुद इंडिविजुअल डिसीजन लेकर हर डिवीजन के अंदर एक एंटरप्रेन्योर खड़ा हो रहा है जो उसकी कॉल ले रहा है। नाम हो सकता है एक्सपेक्ट, लेकिन मेरे होने या नहीं होने से, मैनेजमेंट होने या नहीं होने से डिसीजन पैरालिसिस नहीं हो रहा, काम बंद नहीं पड़ रहा है। कोई भी डिवीजन में ऐसा नहीं हो रहा है कि आदमी अगर सुबह नहीं गया, 10 बजे ऑफिस नहीं गया तो ऑफिस बंद पड़ गया। यही हमारी जीत है। दिस इज ऑल जो एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाती है, ये ऑर्गेनाइजेशन हम बना रहे हैं। हम कोई किनारे की दुकान नहीं बना रहे कि सेठ को सुबह जाना है और 10 बजे दुकान खोलनी है और दुकान खोलेगा फिर सब लोग ऑफिस में आ गए, फिर सबकी हम बात कर रहे हैं। इट हैज़ टू बी अ इंडिपेंडेंट बॉडी, इंडिपेंडेंट, ड्रिवन बाय इंडिविजुअल्स, जिनको हम लोग एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। मेरा काम है प्लेटफॉर्म देना, मेरा काम बिजनेस करना नहीं है। बिजनेस करने के लिए आप लोग हो। अगर मुझे ही बिजनेस करना है तो आपकी ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप यहाँ पर बिजनेस करने के लिए आए हो, आप यहाँ पे धंधा करने के लिए आए हो, और मैं फैसिलिटेटर हूँ जो आपको प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ कि आओ कर लो, जिसमें जितनी ताकत है उतना कर ले। जो हमने एक डिवीज़न डिसाइड कर लिया कि ये डिवीज़न में हम काम कर रहे हैं, कल हमने डिसाइड किया कि हम एंटरटेनमेंट डिवीज़न लॉन्च करेंगे। अभी अभिषेक जी एक पिक्चर बनाए कि 10 पिक्चर बनाए, अभी अभिषेक जी में जितनी ताकत है उतनी पिक्चर बना ले। मैं आपको जियो लाके दे दिया, आपको प्लेटफॉर्म दे दिया, अभी आपके ऊपर है। आप खन्नायक रिटर्न्स बनाइए कि आगे और पिक्चर्स बनाइए, ये अभी आप कैसे उस डिवीज़न को आगे लेके जा सकते हैं। मेरी तरफ से पूरी 100% पूरी छूट है। सिर्फ एक बिजनेस प्लान देखेंगे, बिजनेस प्लान देख के उसको अप्रूव करेंगे, उसका बजटिंग अप्रूव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस तरह की वर्किंग हमको करनी है। जिस तरह से आज एल्यूमिनेटिक के साइन किया प्री कास्ट का, या MG स्टील का हम लोग अभी कर रहे हैं पूरा, ग्रे हॉक स्टील के लिए कर रहे हैं जो अभी लैंड एक्विजिशन ऑलरेडी अपना चल रहा है। एनर्जी के लिए भी हम लोग CEO लेके आए हैं, अभी काफ़ी रिक्रूटमेंट ऑलरेडी सीनियर लेवल्स के हो चुके हैं। हर एक डिवीज़न के लिए नया CEO हम लोगों ने अपॉइंट किया है जो जून एंड में ज्वाइन करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म के अंदर एज अ टीम इंडिविजुअल्स खुद एक आने वाले समय में खुद एक आइडेंटिटी बनेंगे। एक्सपेक्ट तो रहेगा अपनी जगह पे, लेकिन वो इंडिविजुअल की भी खुद की एक आइडेंटिटी रहेगी, खुद का एक वजूद रहेगा, और उसको भी ऐसा लगना चाहिए कि ये प्रोडक्ट उसने खड़ा किया है, ये मेरा बच्चा है जो इसको मैंने यहाँ तक बड़ा किया है। ही शुड फील प्राउड ऑफ दैट। आज टेनेंट मैनेजमेंट में जिस तरीके से दीपेश जी
के अंडर में टीम काम कर रही है, तो अगर दूसरों को भी अपना प्रोजेक्ट हमको देना पड़े, ये खुद में बहुत बड़ी जीत है। और वो भी वो लोग दे रहे हैं जिनके खुद के इतने लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स होने के बाद अगर वो एक्सपेक्ट को प्रोजेक्ट दे रहे हैं कि आप ही हमारा काम करके दो, तो मुझे लगता है शॉर्ट टाइम के अंदर इससे बड़ी क्रेडिबिलिटी नहीं हो सकती और इससे बड़ी जीत नहीं हो सकती। अकाउंट में किसके कितना पैसा है, अकाउंट में 100 करोड़ है कि 1000 करोड़ है, इसके आगे जीरो है। तो क्रेडिबिलिटी जो है वो इम्पोर्टेंट है। बिजनेस को सोचने के बाद, थिंक प्रोसेस करने के बाद उसको एक्वायर करना, यहाँ पे कोई जीत नहीं है। ये लोगों को अच्छा लगता है, वाह वाह धंधा ले लिया, वाह वाह खोल लिया, सोच लिया, कंपनी खोल ली, सोशल मीडिया बना लिया। जीत तब है जब वो एग्जीक्यूट हो जाता है। किसी भी बिजनेस में एग्जीक्यूशन मस्ट है, और एग्जीक्यूशन करने के लिए प्लानिंग मस्ट है। जब तक आप छोटी छोटी प्लानिंग को ऑन पेपर लेके आप नहीं आओगे, मेरे पास आते कभी कोई लोग कंपनी में आएंगे, बैठेंगे, लिखेंगे, करेंगे, ये अनसीरियसनेस है। आपके पास रेडी होना चाहिए पूरा कि आपके पास कैसे आप इसको एग्जीक्यूट करोगे। एग्जीक्यूशन हैज़ टू बी ऑन ब्लैक एंड वाइट। अगर आपने पेपर पे एग्जीक्यूशन को लेके आए कि एक्विजिशन करूंगा, ये मेरा बिजनेस मॉडल है, ये मेरा एक आइडिया है, आइडिया के बाद ऐसे एक्विजिशन है, एक्विजिशन के बाद एग्जीक्यूशन है। अब ये पूरी जर्नी के बाद ये सक्सेस होगा कि अनसक्सेस होगा, ये एक सेकेंडरी टॉपिक है। सक्सेस भी हो सकता है, अनसक्सेस भी हो सकता है। अनसक्सेस हो सकता है कि शायद एग्जीक्यूशन और एक्विजिशन के बीच में कुछ ऐसी चीज़ है जिसके अंदर गैप छूट गया या प्लानिंग खराब हो गई। उसको अगर वाइट एंड ब्लैक पेपर पे होगा तो उसको भी रेक्टिफाई किया जा सकता है। इसके लिए कोई भी मॉडल के अंदर, बिजनेस वर्टिकल के अंदर, आपको एक अपनी फैक्ट शीट रिपोर्ट या थॉट प्रोसेस को ब्लैक एंड वाइट पेपर के ऊपर लिखकर अगर आप उसका सब कुछ मेंटेन करके चलेंगे कि मेरा मंथली का एक्सपेंस कितना है, मेरे कितने एम्प्लॉयज़ हैं, सैलरी क्या है, मेरे खर्चे क्या है, मेरे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है, मैं क्या सेल कर रहा हूँ, कितना सेल करूँगा, कितना ब्रेक इवन आएगा। ओरली बोलना और उसको पेपर पे लेके आना, दोनों में बहुत अंतर है। वो पेपर पे आप लेके आओगे, सामने पेपर पड़ा है और रियलिटी में क्या चल रहा है, दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको सही गलत का पूरा अंदाज़ा साफ हो जाएगा। माइंड में सब कुछ नहीं रहता है, आपको पेपर पे लाना ही पड़ेगा उसको। थोड़ा सा बिजनेस करने का, अगर आप जितने सीईओज और एमडी हैं वो लोग कोई बिजनेस ड्राइव करना है, अगर वो बिजनेस को बहुत माइन्यूट में जाकर प्लानिंग करके एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके अंदर सक्सेस रेशियो जो है वो हमेशा 100% के ऊपर रहेगा। अगर उसको आप मॉनिटर ही नहीं करोगे, आप माइन्यूटली उसको आप प्लान अच्छी तरह नहीं करोगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपके फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो हर बिजनेस के अंदर आज हम लोग 9 वर्टिकल्स कर रहे हैं, 17 बिजनेस कर रहे हैं। आने वाले समय के अंदर जिधर कोई वर्टिकल के अंदर कम है, कोई वर्टिकल के अंदर ज़्यादा है, उसको कैसे अप टू डेट कर सकते हैं, क्या उसमें रेक्टिफाई कर सकते हैं, कैसे उसमें नए माइंड्स दे सकते हैं, कैसे उसके अंदर प्रॉब्लम को सल्यूशन दे सकते हैं। उसके अंदर मार्केटिंग की ज़रूरत है, फाइनेंस की ज़रूरत है, नए एचआर की पॉलिसी की कोई ज़रूरत है, या नए रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है, आईटी की ज़रूरत है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ला सकते हैं उसके अंदर, उसको कैसे अपडेट कर सकते हैं, ये काम हमारा है। तो सबको अपना जॉब प्रोफाइल अच्छी तरह पता होना चाहिए। मेरा काम सुबह आके संदीप जी नॉम एक्सप्रेस में ना खुलना नहीं है, ना आपका भी नहीं है। मेरा काम है कि आप नॉम एक्सप्रेस चला रहे हो, आपका काम है नीचे 50 नहीं है 500 कैसे हो सकते हैं और 50 कैसे प्रॉफिट दे सकते हैं, ब्रेक इवन कर सकते हैं। तो यू हैव टू प्लान एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली। अगर आप प्लानिंग उसको प्रॉपरली कर लोगे तो आपका कभी भी फेलियर नहीं होगा पूरा। हाँ, जब मैं भी तो प्लान ही कर रहा हूँ ना बैठकर, आप अपना डिवीजन प्लान कर रहे हो, मैं 17 चीज़ प्लान कर रहा हूँ। 17 के आगे मुझे भी लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम क्या कर सकते हैं। हम लोग उस दिन लक्ष्मण जी से बात कर रहे थे डिफेंस में लेके, और ड्रोन में क्या कर सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी क्या है, राफेल जैसे कितने प्लेन्स बनते थे, 10,000 करोड़ का प्लेन, 25,000 करोड़ रुपए का प्लेन, वो प्लेन आज ये सब कंपनी कहीं ना कहीं डिफ़ॉल्ट होने वाली है आने वाले समय में।
प्लेन बनते थे, यूएस की कंपनी या यूरोप की कंपनी प्लेन बनाती थी, प्लेन में फाइटर जेट्स बनते थे, जाते थे, ह्यूमन बैठता था, पायलट की ट्रेनिंग होती थी, पूरी एयरफोर्स रहती थी, वो जाके फिर प्लेन से शूट करते थे, मिसाइल मारते थे लोकेशन के ऊपर, वापस आते थे, सामने कंट्री काउंटर करती थी तो वो प्लेन को गिरा सकती थी। 10,000 करोड़ रुपये का प्लेन कंट्री में जो खरीदा वो पूरा ख़त्म हो सकता है पूरा। अभी क्या है, 25 लाख रुपए का, 75 लाख रुपए का एक आपका ड्रोन आ गया है, आदमी चला रहा है, कोई उसमें ह्यूमन नहीं है, और वो ड्रोन लेके जा रहा है और जाके वहाँ पे बम फेंक के आ रहा है। किधर 10,000 करोड़ और किधर 25 लाख। अभी वो ड्रोन की स्पीड और राफेल की स्पीड को मैच करना है। कभी कोई ऐसा ड्रोन आ गया जो उसकी तरह एक्यूरेट हो जाए। अभी तो गूगल लोकेशन में जाकर ड्रॉप करके ही आ रहा है, बाद में उसको रॉकेट उसको गिरा रहा है, एंटी ड्रोन उसको ड्रोन को नीचे गिरा रहा है। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आ जाए जो इतनी महंगी नहीं हो, मैं बोला 250 करोड़ का भी ड्रोन हो, किधर 10,000 करोड़ किधर 250 करोड़, कितना वास्ट अंतर है। उसको भी नहीं समझा था कि ड्रोन आके वही काम करके जाएगा, ना ह्यूमन की जरूरत, ना पायलट की जरूरत, ना फोर्स की जरूरत, सिर्फ बैठा हुआ है, कोऑर्डिनेट डाल रहा है और जाके बम फेंक के आ रहा है। डिफेंस में कितने चेंजेस आ गए, आज किस तरह से हर इंडस्ट्री चेंज हो रही है। तो आने वाले समय में एज अ मैनेजमेंट हम लोग और बिजनेस आगे ग्रोथ के लिए सोचने वाले हैं, नए बिजनेस वर्टिकल कैसे कर सकते हैं। शायद अपनी इधर से ही ऐसे इतने लोग बैठे हैं, उनके पास कोई आइडियाज़ होंगे तो ज़रूर वो एचआर के थ्रू पिच करें। अगर आपके आइडियाज़ अच्छे लगेंगे तो आपको एंटरप्रेन्योर प्रमोटर बनाने की जवाबदारी मेरी। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि आप जिस रोल के लिए आए हो तो आपका लाइफ में वही रोल रहेगा। रोल कभी भी चेंज हो सकता है, बस आपके आइडिया में दम होना चाहिए। अगर आपके आइडिया में दम है, आज बड़े बड़ी कंपनीज लोग ही उनके जो बोर्ड, कोई भी विदाउट एनी प्रमोटर, आज बोर्ड कितनी ऐसी बड़ी बड़ी एल&टी जैसी कितनी कंपनीज है जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चला रहे हैं, उसमें कोई भी प्रमोटर नहीं था कंपनी का, कभी भी प्रमोटर एंड कंपनी थी नहीं। 25-33 साल से लिस्टेड कंपनी है, दैट इज़ रन बाय द बोर्ड आर फ्रॉम द प्रोफेशनल्स, जिन्होंने नीचे से कंपनी में ज्वाइन किए थे, आज वहाँ बोर्ड तक पहुँच गए। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग को भी ऐसा एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए जिसके अंदर आपको भी लगे कि मैंने लाइफ के 5 साल, 10 साल, 15 साल दिए, यू शुड बी हैप्पी कि मैं यहाँ पे काम कर रहा था और मैंने ये चीज़ खड़ी की। यू शुड फील सेटिस्फाई, आपके अंदर सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर मुझे भी मौका मिला है ये चीज़ खड़ा करने का, तो मुझे लगता है वो मौका मैं भी आगे पास ऑन करूँ आप लोग के पास, कि आने वाले समय में और ये साल के अंदर हम इसको और आगे लेके जाएं। 100% ईमानदारी से अपना समय, जितनी देर भी मन नहीं है, जिस दिन काम करने का होता है, मेरा तो बहुत दिन होता है मन नहीं करता, मेरा तो 15 दिन महीने में होता है कि काम नहीं करूं, लेकिन कुछ ना कुछ करता रहता हूं। अभी आप 15 दिन ऐसा नहीं कर सकते कि मन नहीं है काम करने का, लेकिन जितने दिन भी महीने में 25 दिन, 24 दिन, 22 दिन, 23 दिन, इतनी ही वर्किंग होती है। कोई 30 दिन तो वर्किंग कोई भी नहीं करता है, 22 दिन से 25 दिन के अंदर ही वर्किंग होती है। 20 दिन भी आप 22 दिन भी काम कर रहे हैं, अगर 20 दिन भी आप महीने में काम कर रहे हैं, 30 दिन वर्किंग सिर्फ वैशाली करती है कंपनी में, बाकी कोई नहीं करता है। और 24 घंटा वर्किंग करती है। तो जितनी देर भी आप काम कर रहे हैं तो आप अपना 100% दीजिए। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। एंड ये समय आप सबका समय है, हम सबका समय है, और साथ ही ये समय को हम सब एक साथ होकर इसको एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी करेंगे। अभी तक तो हम लोग लिस्टेड नहीं है, अभी तक हम लोग महाराष्ट्र से बाहर बहुत बड़े लेवल पे नहीं गए हैं। वी हैव स्काई इज़ द लिमिट, वी हैव ऑल द कोलैबोरेशंस, जितने भी हमारे कोलैबोरेशन या जितने भी जॉइंट वेंचर्स है, दे आर विद द टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट इन द नेशन। देश में जितनी अच्छी कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं हमारे साथ कोई ना कोई डिवीज़न में हर जगह जुड़ी हुई है। कोई रियल एस्टेट में होगा, किसी को हम बुलियन में साथ में जुड़ा होगा, कोई कहीं ना कहीं इकोमिक्स माइनिंग में जुड़ा होगा। ऐसी कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हाउस इंडिया में नहीं है, कॉर्पोरेट हाउस इंडिया में नहीं है टॉप 10 या 15 के अंदर जो एक्सपेक्ट के साथ किसी न किसी रूप में नहीं जुड़ा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये खुद में क्रेडिबिलिटी की बात है कि आज इतने अच्छे कॉर्पोरेट्स हमारे साथ काम कर रहे हैं और हम उनके साथ काम कर रहे हैं, दोनों वाइस वर्सा।
इसको और आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि जब एक थोड़े सालों पहले जब हम इस बारे में बात करते हैं कि इतने कॉर्पोरेट्स हमारे साथ पार्टनर रहेंगे, तो शायद ये बात सुन के मजाक लगती, लेकिन आज मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी एक बॉम्बे में या इंडिया में ऐसा कोई भी ऐसा कोई ग्रुप ऑफ कंपनीज की कंपनी होगी जिसके अंदर इतने कॉर्पोरेट्स एक साथ कहीं ना कहीं वर्टिकल में आके साथ में जुड़े होंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव आपकी कंपनी है जिसके साथ आज सब लोग जुड़ना चाहते हैं, सब लोग उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा हर डिवीज़न के अंदर सिर्फ बात नहीं है, एग्जीक्यूशन है। आप रियल एस्टेट की बात करोगे तो प्रोजेक्ट बन रहे हैं। आज हम ऑफिस की बात करेंगे तो कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा। आज टीम में हमने 17 फेब को काम चालू किया, तो 9 महीने के अंदर 10 महीने में कॉर्पोरेट ऑफिस कैसे खड़ा कर सकते हैं पूरा 1.25 लाख फुट का। तो एग्जीक्यूशन पे हम आ गए हैं। ऑलरेडी प्लिन से बाहर आएंगे, मई तक 5 फ्लोर हो जाएंगे, जून तक 5 हो जाएंगे, जुलाई तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करके हम इंटीरियर्स पे आ जाएंगे। तो आज इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, स्टील की टेक्नोलॉजी है, पूरा स्टील के ऊपर, क्योंकि टाइम इज़ एवरीथिंग। अगर कॉर्पोरेट ऑफिस बनाने में हमको 3 साल लगेगा तो ये हमारी सक्सेस स्टोरी का टाइम निकल जाएगा। तो कैसे उसको फास्ट कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो रिवर्स वर्किंग करेंगे। ठीक है, थोड़ा पैसा ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप दूसरी तरह से सोचोगे तो वी आर सेविंग टाइम और इंटरेस्ट बचा रहे हैं हम। तो कहीं ना कहीं बात वही पड़ती है, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट ईयर जब हम यहाँ पे फिर से समिट के लिए मिलेंगे तो एक और बड़ी स्टोरी रहेगी, एक बड़ा सपना रहेगा, एक बड़ा विजन रहेगा, और मुझे लगता है और वर्टिकल्स रहेंगे और ये परिवार और बड़ा रहेगा। फर्स्ट ईयर हम जियो में थे, छोटा हॉल था। सेकेंड ईयर ग्रैंड हयात में थे, इससे आधा था। इस बार यहाँ पे है, अगले साल इससे भी डबल में रहेंगे। जो साथ जुड़ गए वो रहने चाहिए। हो सकता है किसी के अंदर काबिलियत कम होगी, किसी के अंदर थोड़ा काम करने की स्पीड कम होगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब जुड़ गए तो जुड़ गए। ईमानदारी रहनी चाहिए और डेडिकेशन रहना चाहिए। बाकी कम ज़्यादा तो करने के लिए काम हम लोग भी साथ में ही है, उसको हम लोग चला लेंगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बाकी मेरे को ऐसा लगता है कि सभी डिविजन्स के अंदर सभी लोग लास्ट 1 साल में, 1.25 साल के अंदर बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन सबने आपस में किया। क्योंकि जितने अभी डिविजन्स, हर वर्टिकल के अंदर भी डिविजन्स बढ़ गए, जैसे रियलिटी के अंदर भी अभी 4-5 डिविजन्स हो गए, सब पूरे हो गए। जो कोऑर्डिनेशन बहुत स्मूथ हुआ है, हर आदमी मैच्योर्ड हुआ है, हर इंसान, हर अपना लीडर, कहीं ना कहीं उसकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ी है और उसने चीज़ों को एक्सेप्ट करके और अपने आप को भी अपग्रेड किया है। तो इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा कि जो इश्यूज़ मेरे पास बहुत पहले तक आते थे वो इश्यूज़ एकदम लोअर डाउन हो गए हैं, हर डिवीज़न में लोअर डाउन हो गए हैं। आने वाले समय में हर आदमी को मैच्योर होने की और ज़रूरत है। हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स अगर फेस पे आ जाए तो मुझे लगता है, जैसे मैं डेवलप करता हूँ, किसी दिन आपको लगता होगा कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हंस रहा हूँ, तो मुझे लगता है आज मोहित भाई का मूड अच्छा है, तो मैंने भी डेवलप किया है। जिस दिन मैं सबसे ज़्यादा दुखी होता हूँ उस दिन सबसे ज़्यादा हंसता हूँ, और जिस दिन मैं सबसे ज़्यादा आपको नाराज़ दिखूंगा ना उस दिन मैं सबसे ज़्यादा खुश होता हूँ। तो जब खुश होता हूँ मैं ऐसा मुँह सुझा के आता हूँ तो मुझसे कोई बात ही नहीं करता है कि भाई आज इनका मूड ख़राब है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा खुश रहता हूँ अंदर से। तो मैंने भी ऐसा डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि आपकी फीलिंग्स कभी भी आपकी शक्ल पे नहीं आए, और आए तो आदमी जज नहीं कर पाए। मैंने अभी ये सीखना चालू किया है, आप लोग भी ये चालू करो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारे साथ लाइफ में कुछ इम्पैक्ट हुआ है, लाइफ में कुछ हमारे साथ इन्फ्लुएंस हुआ है, कोई घटना घटी है, उससे अगर अपना जीवन इम्पैक्ट हो रहा है, या उस दिन में बहुत हमारी सब वर्किंग ख़राब हो रही है, संबंध खराब हो रहे हैं, या हमारे रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस चीज़ से ओवरकम होने की ज़रूरत है पूरा।
थोड़ा सा हम सबको लाइफ में अपग्रेड होने की ज़रूरत है। तो जैसे उन्होंने बोला उपासना करके आए, कोई मेडिटेशन करता है, कोई स्पिरिचुअल होता है, कोई मंदिर जाता है। धर्म भी बहुत ज़रूरी है। मैं बिल्कुल नहीं मानता जो जिस धर्म का है उस धर्म को फॉलो करे, लेकिन हर इंसान को अपने साथ धर्म रखना चाहिए, क्योंकि आपके साथ आपका धर्म है तो कहीं ना कहीं यू विल बी गॉड फियरिंग। और जब आप गॉड फियरिंग रहेंगे तो कुछ भी गलत काम करने से पहले आप 2 बार सोचेंगे। आप ऑफिस में मिसबिहेव करने से पहले सोचेंगे, आप कोई गलत काम करने से पहले सोचेंगे, किसी को हार्म करने से पहले सोचेंगे, किसी को हर्ट करने से पहले सोचेंगे, आप 2 बार सोचेंगे। तो इसके लिए धर्म बहुत ज़रूरी है। चाहे आप मुसलमान हैं, चाहे आप हिंदू हैं, आप क्रिश्चियन हैं, पारसी है, जो भी है, आपका जो भी धर्म है उसको फॉलो कीजिए। धर्म फॉलो करेंगे, स्पिरिचुअल रहेंगे, पूजा पाठ करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, मेंटल हेल्दी रहेंगे, और आप आपके साथ भी जस्टिस करेंगे, फैमिली के साथ भी करेंगे। जिधर धर्म नहीं है ना, उधर बहुत इश्यूज हैं। मैं आपको ये बात बहुत ही खुल के बोल रहा हूँ। आप ईश्वर को मानेंगे, आप आपका 100% देंगे, तो ईश्वर आपके साथी है, और कहीं ना कहीं वो है तो हम लोग यहाँ पे हैं। अगर वो नहीं होता तो मैं ये स्टेज पे आज ये बात नहीं बोल रहा होता। मैं ये बात अगर स्टेज पे बोल रहा हूँ तो आप ये समझ लो ईश्वर है। वरना मैंने जो ज़िंदगी में समय देखा, अगर ईश्वर नहीं होता तो मैं आज ये बोलने के लायक नहीं रहता। तो मैं ये आज बात बोल पा रहा हूँ, इसीलिए बोल पा रहा हूँ कि एक कोई ऊपर बैठा है जो हम सबको प्रोटेक्ट करता है। एक ऐसी शक्ति है जो हमारे साथ है। वो जरूरी नहीं मेरे साथ है, वो आप सबके साथ भी है। सिर्फ विश्वास होना ज़रूरी है। अगर आपका विश्वास उस शक्ति के ऊपर है तो समय आएगा, अच्छा आएगा, बुरा आएगा, ऊंचा आएगा, नीचा आएगा, आपकी नाव पार होती रहेगी। कोई नाव रुकने वाली नहीं है। विश्वास जरूरी, विश्वास। अगर वो विश्वास आपके अंदर नहीं है, अगर आपका विश्वास आपके ईश्वर में नहीं है, तो आपका विश्वास आपकी वाइफ में भी नहीं हो सकता, आपके बच्चों में भी नहीं हो सकता, माँ बाप में भी नहीं हो सकता, आपकी कंपनी में भी नहीं हो सकता, दोस्ती में भी नहीं हो सकता। विश्वास ही ऐसी एक चीज़ है जो जीवन में हर इंसान को आगे लेके जाती है। मुझे मेरे लोगों पे विश्वास है, इसलिए मैं छोड़ के रखता हूँ। भाई कर लो जो करना है, करके बता देना क्या हुआ है। मेरा ऐसा बोलना है, मुझे बता देना, अच्छा हुआ बुरा हुआ देख लेंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लेकिन करना जरूर। अगर काम ही नहीं किया तो मुझे दुख होगा कि तुमने किया क्यों नहीं। वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लॉस हुआ तो लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट हुआ। इंटेंशन शुड बी क्लियर। आपके इंटेंशन क्लियर है। मुझे आप पे विश्वास है क्योंकि मुझे भगवान पे विश्वास है। मेरा विश्वास डायरेक्ट वहाँ से आप तक कनेक्ट होता है। आप समझो, ऐसे आया ऐसे एल गया, तो मेरा विश्वास टूटेगा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कोई गलत होएगा ही नहीं। अगर इंटेंशंस ठीक है ना, गलत में भी रास्ता निकल जाएगा। इंटेंशंस खराब है ना आपके, तो आप सही भी काम मुझे बताओगे गलत ही होने वाला है, क्योंकि आपके इंटेंशन ही खराब थे। तो बेसिक इंटेंशन जब खराब होते हैं ना, तो जो एंड नतीजा निकलता है ना, वो फेलियर का ही निकलता है। शॉर्ट टाइम अच्छा लगता है, लेकिन लास्ट में स्टोरी खराब है। और इंटेंशंस ठीक है ना, कितने भी हर्डल आने दो, कितने भी प्रॉब्लम आने दो, जो एंड है ना वो सक्सेसफुल ही होगा, वरना वो एंड होगा ही नहीं। स्टोरी हिट होगी होगी, वरना वो स्टोरी कभी हिट नहीं होगी। और मैं भी बहुत जिद्दी आदमी हूँ, और कोई भी काम मैं जिद से करता हूँ। एक बार सोच लेता हूँ करना है तो करना है। सलमान खान तो पिक्चर में डायलॉग बोलता है, मैं लाइफ में वो चीज़ फॉलो करता हूँ। एक बार सोच लिया तो मैं किसी के बाप का नहीं, और एक बार मैंने सोच लिया तो मैं पीछे हटता नहीं। तो लाइफ में जो जिद होती है ना, अगर वो जिद पूरी नहीं की तो लाइफ जीने का मज़ा ही नहीं है। तो लाइफ में क्या होता है अभिषेक भाई, तो जिद होती है ना वो पूरी होनी चाहिए, जो जुनून होता है ना पूरा होना चाहिए। तो फिर नल एंड नीर की तरह अपने पास भी वानर चढ़ाएं।
अपने पास किधर नहीं है? अपने पास भी तो वानर सेना बैठी है ना। अपन एक बार बोलते हैं कि भाई ये काम करना है तो करके आते हैं, ऐसा तो नहीं करके नहीं आते हैं। अपने पास भी जामुन है, अपने पास भी हनुमान है, अपने पास भी राम है, अपने पास भी सब है, अपने पास सब तरह की सेना है पूरी, और अपने पास तो रावण भी है क्योंकि अपन कलयुग में है। तो इसके लिए बिजनेस के अंदर जो ठान लिया तो वो करना ही है, फिर पीछे नहीं हटना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ईमानदारी से करेंगे तो सक्सेस होगा, इंटेंशंस खराब होंगे तो अनसक्सेस होगा। इंटेंशन अच्छे रहेंगे तो लास्ट में सफलता मिलेगी, कहीं भी सफलता जाएगी नहीं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हर मेरे जो बिजनेस के एमडी सीईओज हैं, आप लोग और एग्रेसिवली करें। बहुत से लोग आप देखिए साथ में जुड़े हैं, इतने यंगस्टर्स हैं। आज उसने दिखाया कि जेनजी किड 70%, मोर देन 50% जेनजी। अब जेनजी वालों का अपना ही थॉट प्रोसेस है, वो जिंदगी अपने हिसाब से जीते हैं पूरा। तो अभी हम लोग तो बीच में हैं, ऊपर वाले अच्छा कम है, 3-4 ही दिखे मेरे को तो ऊपर वालों को संभालना पड़ता है और नीचे वालों को देखना पड़ेगा अपने को। तो बीच में आके अटके हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं पता था इतने जेनजी हैं तो अच्छा डर भी लग रहा है मेरे को भी देखने के बाद, क्योंकि सबका क्या है वो रिजिड फ्रेम ऑफ माइंड है ना। लेकिन अच्छा भी है, अगर उन्होंने सोच लिया है जिद तो वो पूरी करेंगे। तो उन्होंने सोच लिया है कि क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस जो है ना उनका बहुत क्लियर है, उनको पता है उनको क्या करना है। दे आर नॉट इन अ कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। आज की जनरेशन है, उनको पता है कि उनको ये काम करना है और यही चीज़ चाहिए। उनके ऊपर आप लाद नहीं सकते हो कि आपको ऐसा करना ही है। जैसे हमारे समय में रात को हम नहीं सोते तो पिताजी आके बोलते थे माता जी सो जाओ नहीं तो पुलिस आ जाएगी। आज के बच्चों को मैंने बोला बेटा सो जाओ पुलिस आ जाएगी, बोले कि आप चोर हो क्या? क्यों आ जाएगी, किस लिए आ जाएगी पुलिस? चोरी की है क्या अपन ने? तो लॉजिकल है, दे नीड लॉजिक। हमारे समय में लॉजिक ही नहीं था। पिताजी ने बोला कि फर्स्ट आओगे मंदिर जाएंगे तो फर्स्ट आ जाओगे, तो इसलिए मंदिर जाते थे। आज के बच्चों को बोलोगे मंदिर जाने से फर्स्ट आ जाएंगे क्या? क्यों, पढ़ना नहीं पड़ेगा क्या? पढ़ने से फर्स्ट आएंगे कि मंदिर? तो हर चीज़ का लॉजिक है उनका अपना लाइफ का। इसके लिए इतना यूथ साथ में जुड़ा है, लॉजिकल यूथ है। उनको हम अपना काम है सीनियर्स का कि उनको एकदम फोकस रखना और कहाँ पे उनका पोटेंशियल हम लोग साथ में यूज़ कर सकते हैं कंपनी में, वो कंपनी में यूज़ करें और आने वाले समय में इस ग्रुप को और बड़ा बनाएं। साथ में सब लोग इस सक्सेस स्टोरी को आगे बढ़ाएं। यही बोलते हुए अपनी वाणी को विराम करूंगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। हर 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 हर